नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया और लालजी टंडन की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो स्वर्गीय लालजी टंडन की पहली पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण यहां पर किया गया। इस पर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में मौजूद हैं और साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। सदैव लालजी टंडन जी को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नगर निगम बोर्ड द्वारा आज प्रथम पुण्यतिथि पर टंडन जी की इस भव्य प्रतिमा का अनावरण यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए नगर निगम बोर्ड को और खासतौर पर महापौर को हृदय से बधाई देता हूं और नगर निगम बोर्ड की विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। सदैव लालजी टंडन जी को। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का क्या कुछ कहना है। जिन्होंने लखनऊ की पहचान आदरणीय टंडन जी की प्रतिमा लगाने का फैसला किया और उन्हीं के नाम से इस पार्क का नाम भी होगा, यह भी निर्णय किया है। मैं बैठे बैठे सामने से टंडन जी की प्रतिमा को ऊपर से लेकर नीचे तक मैं देख रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि एक वाक्य में टंडन जी की पहचान के बारे में कुछ कहना है तो हम कह सकते हैं, धोती कुर्ता पहने एक जिंदा दिल इंसान, जिसके चेहरे पर बराबर हो मुस्कान, यही है हमारे टंडन जी की पहचान। उनके गुणों का जहां तक सवाल है, बहुत सारे हैं। बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा करने का भी औचित्य औचित्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें उनके बारे में कही हैं। मुझे याद है कि जब भी दिल्ली में भी जब वो सांसद थे और मैं भी सांसद था गाजियाबाद से, तो हम लोगों की भेंट होती थी। कह कहें लखनऊ का चाट खाए बहुत दिन हो गया, जब इस बार लखनऊ आना तो आप मेरे घर जरूर आना चाट खाने। और मैं कहना चाहता हूं कि वह सुखद अवसर मुझे कई बार आदरणीय टंडन जी के साथ जो है मुझे प्राप्त हुआ है। और वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। आज कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच होगी बैठक। लोक भवन में शाम 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। बड़ी खबर, विधानसभा मानसून सत्र आहूत किए जाने का आ सकता है प्रस्ताव। कैबिनेट में रखा जा सकता है नई जनसंख्या नीति का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें विधानसभा सत्र आहूत करने समेत 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। यह बैठक लखनऊ स्थित लोक भवन में होगी। औद्योगिक विकास विभाग, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, नगर विकास विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने डीएम और एसएसपी को महीने में 1 दिन व्यापारियों की समस्या सुलझाने के निर्देश दिए हैं। इसमें बड़े और छोटे सभी व्यापारियों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए त्वरित निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही इस पर अमल किया जाए।
और खबर है लखनऊ से, जहां 24 या 25 जुलाई को यूपी में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। आधा दर्जन से ज्यादा नए चेहरे को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की तैयारी में है सरकार। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर एमएलसी के साथ मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं जितिन प्रसाद। कई जातीय समीकरण साधने के लिए एमएलसी बनाने की तैयारी। बसपा से निष्कासित नेताओं को भी पार्टी में लेने पर विचार किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बसपा से निष्कासित नेताओं को भी पार्टी में लेने पर विचार किया जा सकता है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस विस्तार के जरिए ब्राह्मणों, ओबीसी और दलित वर्ग को साधने की कोशिश की जा सकती है। साथ ही कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंच चुके हैं और चर्चाओं का दौर जारी है और इस महीने के अंत तक मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें फिर तेज हो गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों नेताओं की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी। सूत्रों का कहना है कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी तो कुछ के विभाग बदले जाएंगे। मॉनसून सत्र से पहले यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यूपी में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की तैयारी है। खबरों की माने तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संघ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच सहमति बन चुकी है। जानकारी के मुताबिक जनता के बीच अच्छा संदेश देने के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर खराब छवि वाले और विभाग में बेहतर प्रदर्शन न कर पाने वाले मंत्रियों को हटाया जा सकता है। विभाग में खास परफॉर्मेंस ना कर पाने वालों के विभाग भी बदलने को लेकर सहमति बन गई है। विपक्षी दलों के वोट बैंक में सेंधमारी और वोट बैंक को साधे रखने के लिए कुछ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर चर्चा हुई है। 19 मार्च 2017 को सरकार गठन के बाद 22 अगस्त 2019 को योगी सरकार ने पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया था। उस दौरान मंत्रिमंडल में 56 सदस्य थे। कोरोना के चलते 3 मंत्रियों का निधन हो चुका है। यूपी में कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या 60 तक हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल में 30 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 22 राज्य मंत्री हैं, यानी कुल 54 मंत्री हैं। इस हिसाब से 6 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। ऐसे में योगी सरकार अगर अपने कैबिनेट से किसी भी मंत्री को नहीं हटाती है तो भी 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। चुनावी साल है, इसलिए योगी सरकार कैबिनेट में कुछ नए लोगों को शामिल कर प्रदेश के सियासी समीकरण को साधने का दांव चल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नोएडा दौरे पर हैं। डीएनडी पहुंच पर शिवपाल सिंह यादव का सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। शिवपाल सिंह यादव नोएडा में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो शिवपाल सिंह यादव का नोएडा पहुंचकर स्वागत किया गया। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे शिवपाल सिंह यादव। कौशाम्बी में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नेवादा की नवनिर्वाचित महिला ब्लॉक प्रमुख पद और गोपनीयता की शपथ नहीं ले पाई। लड़खड़ाती जुबान से जबरन शपथ की औपचारिकता पूरी करवाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। और
और खबर है लखनऊ से, जहां पर एक साथ 45 अस्पतालों में हुई छापेमारी का मामला। 4 अस्पतालों को सील किया गया, 3 अन्य अस्पतालों पर लगेगा ताला। 3 अस्पताल मरीज शिफ्टिंग के बाद होंगे सील। कई अन्य अस्पतालों पर भी होगी कार्रवाई। कुल 29 अस्पतालों को जारी हुआ था नोटिस। सैफलिया आई केयर सेंटर, सम्राट हॉस्पिटल के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई। न्यू एशियन हॉस्पिटल को किया गया है सील। चंद्रा और हिमसिटी अस्पताल को भी सील किया जाएगा। मरीजों को शिफ्ट करने के बाद किया जाएगा सील। हर्बल हॉस्पिटल, बेस्ट केयर अस्पताल भी होंगे सील। और खबर है गाजियाबाद से, जहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में लगी भयंकर आग। वसुंधरा इलाके में है प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद की कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में आग लगी है। तो दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में लगी है आग। चंदौली जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भीड़ ने एक चोर की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल जिला अस्पताल के पास से चोर साइकिल चुराकर भाग रहा था। इसी दौरान लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। (2022) चुनाव से पहले मायावती का मिशन ब्राह्मण। खुशी दुबे की रिहाई के लिए पैरवी करेगी बीएसपी। ब्राह्मण सम्मेलन से पहले नकुल दुबे का ऐलान। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा कर सकते हैं पैरवी। बिकरू कांड से 3 दिन पहले हुई थी अमर दुबे से शादी। मुख्य आरोपी विकास दुबे का भतीजा था अमर दुबे। अमर दुबे को भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए होने जा रही है शुरुआत। तो बिकरू कांड से 3 दिन पहले हुई थी अमर दुबे से शादी। मुख्य आरोपी विकास दुबे का भतीजा था अमर दुबे। तो अमर दुबे को भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए होने जा रही है शुरुआत। तो 2022 चुनाव से पहले मायावती का मिशन ब्राह्मण। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी यूपी को देंगे बड़ी सौगात। बड़ी खबर, जहां पर पीएम 30 जुलाई को देंगे 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात। सीएम योगी जल्दी सिद्धार्थनगर जाकर लेंगे तैयारियों का जायजा। यूपी चुनाव से पहले पीएम की प्रदेश को बड़ी सौगात। देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई में बना है मेडिकल कॉलेज। जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर में बना है मेडिकल कॉलेज। तो देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई में बना है मेडिकल कॉलेज। ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को देंगे। जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर में बना है मेडिकल कॉलेज। तो पीएम मोदी यूपी को बड़ी सौगात देंगे। तो यूपी चुनाव से पहले पीएम की प्रदेश को बड़ी सौगात। और वहीं सीतापुर में लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी है। बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। आदर्श नगर मोहल्ले में गलियों में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को घरों से निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
खबर है हल्द्वानी से, जहां हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तेज बारिश के कारण लालकुआ गोला नदी उफान पर है, जिससे नदी के आसपास रहने वाले 1 दर्जन से ज्यादा गांव वालों की मुसीबत बढ़ गई है। आलम यह है कि लोगों को पैदल नदी पार करके इस पार से उस पार जाना पड़ रहा है, जो किसी खतरे से कम नहीं है। ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार प्रशासन ने नदी पर पुल बनाने की मांग की गई, लेकिन पुल आज तक नहीं बना। और खबर है अमरोहा से। अमरोहा में बारिश से अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ गया। नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते गंगाधाम तिगरी में दुकानें और झोपड़ियां जलमग्न हो गई, जिसके चलते गंगा के किनारे बसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो गंगा के किनारे बसे गांव को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से बारिश से गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है। तो दुकानें और झोपड़ियां जलमग्न हुई। बारिश से बढ़ा गंगा का जल स्तर, दुकानें और झोपड़ियां जलमग्न हुई। बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर, दुकानें और झोपड़ियां जलमग्न हुई। अमरोहा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुकान वाले क्या तो वीडियो नींद में पड़ती पानी में उठाओगा 2 बजे। तस्वीरें हम आपको अमरोहा की दिखा रहे हैं, जहां पर आप जहां नजर घुमाएंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। दुकानें और झोपड़ियां जलमग्न हो गई। गंगा के किनारे बसे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बारिश से बढ़ा गंगा का जल स्तर। दुकान वाले क्या तो वीडियो नींद में पड़ती पानी में उठाओगा 2 बजे। तो गंगा के किनारे बसे गांव को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ा है। तो बारिश से बढ़ा गंगा का जल स्तर, दुकानें और झोपड़ियां जलमग्न हुई हैं। गंगा के किनारे बसे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। नींद में पड़ती पानी में उठाओगा 2 बजे। तो गंगा के किनारे बसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बारिश से। लगभग अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर आसमान से बरसी आफत की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। तमाम जगह से तस्वीरें हम आपको ऐसी भी दिखा रहे हैं जहां पर जो नदियों का जलस्तर है बारिश होने की वजह से वो बढ़ गया है और तमाम नदी नाले उफान पर हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिरकार जो पहले से तमाम तैयारियां नगर निगम की तरफ से की जानी चाहिए वो तैयारियां क्यों नहीं की गई। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको अमरोहा की दिखा रहे हैं, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ा है और इस बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जो लोगों की मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अगर हम शहरों की बात करें तो तमाम नदी नाले उफान पर हैं, जहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। शहरों में अगर हम देखें तो नगर निगम की लापरवाही है। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर जो काम किया जाना चाहिए था मानसून आने से पहले, जो सफाई होती है वो क्या समय पर नहीं की गई, जिसकी वजह से तमाम शहरों में हम देख रहे थे कि किस तरह से जलमग्न शहर हुए हैं। सड़कों पर पानी भरा है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। तो सवाल यही है
कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर जो तमाम दावे किए जा रहे थे, क्या वो दावे अब खोखले साबित हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अभी तो मानसून की शुरुआत है, ये मानसून की पहली बारिश कही जा सकती है, लेकिन अब आगे लगभग 1-2 महीने बारिश होगी तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर तैयारियां जरूरी हैं। और खबर है गाजियाबाद से, जहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में लगी भयंकर आग। वसुंधरा इलाके में है प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। गाजियाबाद की कंस्ट्रक्शन कंपनी में आग लगी है। दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी में आग लगी। गाजियाबाद की दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने का काम कर रही हैं। तो दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में लगी है आग। दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आग किन कारणों की वजह से लगी, इस बात का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का काम किया जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में आग लगी है। और खबर उन्नाव से है, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मूर्ति का अनावरण किया। मनोहर लाल निषाद के 85 जन्मदिवस समारोह में पहुंचे अखिलेश यादव और मनोहर लाल निषाद की मूर्ति का अनावरण अखिलेश यादव ने किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया मूर्ति का अनावरण। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, मनोहर लाल निषाद के 85वें जन्मदिवस समारोह में मनोहर लाल निषाद की मूर्ति का अनावरण अखिलेश यादव ने किया है। वो लखनऊ से उन्नाव रथ यात्रा के जरिए पहुंचे। तो मनोहर लाल निषाद की मूर्ति का अनावरण किया गया। नगमा शेख हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई फोन लाइन पर। नगमा, मनोहर लाल निषाद की मूर्ति का अनावरण किया गया, अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे थे, अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, अखिलेश यादव यहाँ पहुंच चुके हैं और मनोहर लाल निषाद की जो मूर्ति का अनावरण है 25वें जन्मदिवस पर, इस मौके पर उनके मूर्ति का अनावरण अखिलेश यादव ने किया। अब अखिलेश यादव के स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है उन्नाव में, जहाँ पर बहुत सारे जो सपा के वरिष्ठ नेता हैं वो भी मौजूद हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक नया आगाज करा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब अखिलेश यादव रथ लेकर पहला सफर उन्नाव का किए हैं तब तक उनकी विजय हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो पहला सफर था वो यहाँ से शुरू किया गया है और अब जिस कार्यक्रम में वो शामिल होने आए थे शामिल हो चुके हैं और मूर्ति का अनावरण भी कर चुके हैं। बिल्कुल नगमा, लेकिन इन सब के बीच इस मूर्ति का अनावरण के जरिए एक विशेष समुदाय जाति वर्ग को साधने की कोशिश है कहीं ना कहीं, और इसके साथ ही लगभग सभी पार्टियां ये कहा जा सकता है एक्टिव मोड में नजर आ गई हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। जाहिर सी बात है, जो चुनाव है वो काफी नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई है, वो चाहे सपा हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो। लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक को नजर में रखते हुए सारी ही जातियों पर इन पार्टियों का एक पकड़ बनाए रखने के लिए कोशिश है कि कहीं ना कहीं चाहे वो ब्राह्मण हो, निषाद हो या फिर मुस्लिम हो, यादव हो या फिर दलित वोट बैंक हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी पार्टियां उन वोट बैंक पर नजर रखते हुए उन पर पकड़ बनाने की पूरी कोशिश भी कर रही है, जिसके चलते मायावती भी ब्राह्मण महासम्मेलन का आगाज कर रही है, वो भी अयोध्या से कर रही है। और इसके अलावा आज लालजी टंडन की भी मूर्ति का अनावरण राजनाथ सिंह ने किया और राम मनोहर निषाद की मूर्ति का अनावरण अखिलेश यादव ने किया। तो कहीं ना कहीं सारी पार्टियां ही एक्टिव मोड में आ चुकी है और 2022 का चुनाव जो है वो अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश में है। बिल्कुल नगमा, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बिना जाति समीकरण के साधे सोचना भी बहुत मुश्किल है। बिना जातीय समीकरण को साधे उत्तर प्रदेश के चुनाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नगमा शेख, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और उसी एक जाति वर्ग को लुभाने की कोशिश यहाँ पर सपा की तरफ से की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।